जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज, कक्षा 11 भूगोल का चैप्टर नंबर 4 फिनिश हुआ। गाइज, टेक्स्ट बुक से आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब गाइज आगे चलते हैं। जलवायु क्लाइमेट, यानी कि जो चैप्टर नंबर हमारा 4 था क्लाइमेट, तो उसमें चलते हैं हम जलवायु, यानी कि उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लघु क्वेश्चन आंसर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो गाइज सबसे पहले देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे गाइज। ठीक है गाइज, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। तो गाइज देखते हैं क्लाइमेट, जलवायु। ठीक है गाइज, और जलवायु ये एक ऐसी विषय वस्तु है जिसको हमें संजोए रखना, बचाए रखना। अगर जलवायु नहीं है तो जीवन असंभव है। ठीक है गाइज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा उतना हमारा जीवन खतरे में है। तो प्लीज़ गाइज सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा गाइज, अत्याधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कम से कम करें, भोग विलासिता की वस्तुएं कम से कम खरीदें, और हो सकता है तो उनको ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे ऐसे कल कारखाने बंद कराने की कोशिश करें, क्योंकि गाइज लिमिटेशन में ही होना चाहिए। लिमिट से ज़्यादा बाहर हम खाएंगे तो हमारा पेट डाइजेशन नहीं करेगा। तो वैसे ही ओजोन परत को हमारी नुकसान पहुंच रहा है। दिन प्रतिदिन ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। ठीक है गाइज, आने वाला समय बहुत बुरा आ जाएगा और जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो हमें क्लाइमेट को बचाना है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सामान्यतः वायुमंडल की दशाओं को व्यक्त करने के लिए दो शब्दों, यानी कि मौसम और जलवायु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइज, यानी कि दो वर्ड्सों का प्रयोग किया जाता है, मौसम और जलवायु का प्रयोग किया जाता है। मौसम तथा जलवायु समानार्थक होते हुए भी सापेक्षिक रूप से भिन्न शब्द हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं का योग मौसम कहलाता है। जो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं का योग मौसम कहलाता है, जबकि जलवायु के अंतर्गत वायुमंडल के दीर्घकालीन दशाओं सामान्यतः 30 से 50 वर्ष के योग को शामिल किया जाता है। तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता तथा मेघ प्रमुख वायुमंडलीय तत्व हैं, जिनके आधार पर क्षेत्र विशेष की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है गाइज, भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलती है, जिसमें अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में तापमान व वर्षा के वितरण में असमानता मिलती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की जलवायु दक्षिण पूर्वी एशिया में भी मिलती है। ठीक है गाइज, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी मिलती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। भारत के विभिन्न भागों में तापमान व वर्षा का स्वरूप एक जैसा नहीं मिलता। यहाँ पर दक्षिण भारत में जहाँ तापमान सदैव उच्च रहता है, तो वहीं विशाल हिमालय के ऊंचे भागों पर ग्रीष्म ऋतु में भी बर्फ जमी रहती है। इसी प्रकार गर्मियों में जहाँ पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान में तापमान कई बार 55 डिग्री सेंटीग्रेड को स्पर्श कर लेता है, तो वहीं सर्दियों में लेह के आसपास तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसी प्रकार वर्षा के स्वरूप, यानी कि वर्षा के रूप का वितरण अत्यधिक असमान मिलता है। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में जहाँ वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, तो वहीं देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इस प्रकार
वर्षण की मात्रा में भी अंतर मिलता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी, यानी कि मेघालय की जो खासी, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम, पहले जो था चेरापूंजी, वर्तमान में क्या है गाइज, मौसिनराम। ठीक है गाइज। वो तो आता है ऑल कंपटीशन, ऑल एग्जाम, IAS, PCS, रेलवे, SSC, लोअर सबऑर्डिनेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रवेश परीक्षाएं, या आपके हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा, 10th क्लास, इंटर क्लास बोर्ड परीक्षा, ग्रेजुएशन, PG, यानी कि ज्योग्राफी में तो गाइज मेन बहुत क्वेश्चन आते हैं। संसार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, किस राज्य में होती है, किस देश में होती है, वह स्थान क्या है। ठीक है, तो कहीं चेरापूंजी दे देते हैं, कहीं मौसिनराम। दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो मौसिनराम लगाएंगे, अगर एक चेरापूंजी मिलता है तो चेरापूंजी लगाएंगे, मौसिनराम मिलता है तो मौसिनराम लगाएंगे। वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है, 1080 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है गाइज। तब वहीं राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब अगर आगे चलते हैं लेके इसी को, तो संसार में सबसे ज़्यादा बारिश या भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो राजस्थान के जैसलमेर में होती है। कितनी, औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स नोट्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा है आप जो है अपनी नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से लर्न होगा, अच्छे से तैयारी होगी गाइज, हैंड राइटिंग सुधरेगी और मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। ठीक है गाइज। और गाइज प्लीज़ जिसने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल दबा लें बटन, ताकि आपको जो है सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बीच बीच में आपको मोटिवेशनल, बीच बीच में नेचुरल जड़ी बूटियों की दवाइयों से आपको अवगत कराता रहूँगा। ठीक है गाइज। जैसे बीच में मैंने आपके बाल तोड़ का इलाज भी बताया है, फुंसी का इलाज भी बताया है, कमल वाली वीडियो, सॉरी गुलाब के फूल वाली वीडियो आप देख सकते हैं। अपने मोबाइल पर तुरंत सर्च मारिए, तुरंत देखिए गुलाब के फूल से बाल तोड़ का इलाज, तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा। आगे चलते हैं गाइज, तो देखते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। इस प्रकार जलवायु के प्रमुख तत्वों के असमान होने के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अब देखते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो नंबर 1 गाइज, यानी कि स्थिति उच्चावाच संबंधी कारक। नंबर 2 है आपका वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। भारत में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन के साथ ही वायुमंडलीय तत्वों में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन तो होता है, लेकिन जो वायुमंडलीय एलिमेंट हैं, फैक्ट हैं, उनमें भी जो है परिवर्तन हो जाता है। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, तो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि देखते हैं गाइज। तो धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य व पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत व उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। तो देखिए गाइस, मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली जो धरातलीय पवनें हैं, तो भारत में शुष्क पवनों के रूप में पहुंचती हैं। आगे देखते हैं।
वर्षा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज वर्षा। वर्षा शीत ऋतु में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। इस क्षेत्र के पहाड़ी भागों में प्रायः इन चक्रवातों से हिमपात होता है। इसके अलावा लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश में व्यापक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। अब देखते हैं गाइज ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो देखिए, धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। मौसम का गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, सूर्य हमेशा दो स्थिति में होता है। नंबर 1 उत्तरायण स्थिति में आता है और नंबर 2 दक्षिणायन स्थिति में जाता है। उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब की पेटी, जिसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITC-Z कहा जाता है, स्थित हो जाती है। इसके साथ ही पवनों की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है और वे दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। नेक्स्ट है वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब व पवन पेटियों के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखीय क्षेत्र को पार कर फेरल के नियम के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून का निर्माण करती हैं। इन पवनों से देश में होने वाली कुल वर्षा का 75 से 90% भाग प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय में होती है। ठीक है गाइज, आप ध्यान देखेंगे क्वेश्चन आ सकता है ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भारतीय मानसून की प्रकृति। तो गाइज देखते हैं भारतीय मानसून की प्रकृति। भारतीय मानसून की प्रकृति को समझने के लिए निम्न तथ्यों को जानना आवश्यक है, यानी कि फैक्टर को जानना हमें आवश्यक है। तो गाइज देखते हैं मानसून का आरंभ। अब मानसून का आरंभ कैसे होता है, तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत का इम्पोर्टेंट है, तो यानी कि केरल तट पर 1 जून को पहुंच जाता है। तो देखिए, भारतीय मानसून भारत में जो प्रवेश करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, वो 1 जून को केरल के तट पर किनारे पर प्रवेश कर जाता है। शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें 10 से 13 जून के बीच आर्द्र पवनें जो हैं आर्द्र पवनें मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। अब ये मुंबई और कोलकाता तक 10 से यानी कि 12-13 जून तक पहुंच जाती हैं। मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रावधीन हो जाता है। नंबर 2 है आपका वर्षावाही तंत्र, मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्ण कटिबंधीय अवदाब है, यानी कि पहला वायुदाब तंत्र उष्ण कटिबंधीय जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। उष्ण कटिबंधीय तापमान यानी कि वर्षा का वितरण, वर्षावाही तंत्र। तो उष्ण कटिबंधीय अवदाब जो वर्षावाही तंत्र है वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है और ये उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर में, यानी कि पहला तंत्र बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तंत्र है, दूसरा अरब सागर में उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। और भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा अरब सागर से उठने वाली वर्षादाबी या वर्षावाही तंत्र
जो पश्चिमी घाट पर सबसे अधिक वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसूनी हवाएं अवदाब उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करती हैं। मानसून में विच्छेद। अब देखते हैं गाइज मानसून में विच्छेद। मानसून में विच्छेद। तो गाइज देखते हैं मानसून में विच्छेद। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। गाइज क्वेश्चन आता है मानसून विच्छेद किसे कहते हैं। तो मानसून विच्छेद कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक दो या कई सप्ताह वर्षा न हो, यानी कि कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद, ठीक है, कई 1 2 3 हफ्तों तक बारिश ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं गाइज, मानसून विच्छेद कहते हैं। आता है गाइज 1 नंबर में मानसून विच्छेद किसे कहते हैं, शॉर्ट नोट्स में भी आता है। ठीक है गाइज, तो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानसून का निर्वर्तन। मानसून का निर्वर्तन मानसून के पीछे, तो देखिए गाइज मानसून के पीछे यानी कि मानसून का निर्वर्तन देखते हैं। मानसून के पीछे हटने या लौटे जाने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। देखिए गाइज कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, यानी कि निर्वर्तन, मानसून का निर्वर्तन किसे कहते हैं। तो मानसून के पीछे हटने या लौटे जाने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। मानसून पीछे हट गया या लौट गया तो उसको हम मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निर्मित हो जाता है। ऋतुओं की लय। अब देखते हैं ऋतुओं की लय। भारत की जलवायु दशाओं को उसके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्षा को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटते हैं। तो मौसम वैज्ञानिकों ने वर्षा को 4 ऋतुओं में बांटा है। नंबर 1 शीत ऋतु। तापमान साधारणतः उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के महीने से आरंभ होती है और शीत ऋतु नवंबर के महीने से आरंभ होती है। उत्तरी मैदान में जनवरी फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। वायुदाब तथा पवनें। दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आता है कि मकर रेखा पर सूरज सीधा कब चमकता है। तो 22 दिसंबर को, यानी कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ऑल कंपटीशन के लिए सभी में आता है। तो सूरज महाराज दक्षिण दिशा में मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधे स्ट्रेट हो जाते हैं। मौसम की विशेषता, उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब विकसित होता है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। 1019 मिलीबार 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तरी पश्चिमी भारत सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। परिणाम स्वरूप
उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे देखते हैं शीत ऋतु। नेक्स्ट आगे देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु तापमान शीतकाल में के बाद जब सूर्य मकर रेखा के से कर्क रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है तो सूर्य के भूमध्य रेखा पर 21 मार्च आते ही परिवर्तन की ये दशाएं एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। मार्च के महीने में भारत के दक्षिणी भाग में तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जब सूर्य मई के महीने में कर्क रेखा पर चमकने लगता है। तब भारत के मैदानी भागों में भी तापमान बढ़कर 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कहीं कहीं पर तो 45 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। वायुदाब तथा पवनें। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जहाँ शीतकाल में उच्च वायुदाब विकसित था, अब ग्रीष्म काल में वहाँ पर निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है। सूर्य जैसे जैसे मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे भारत के उत्तरी भाग में तापमान भी बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे गाइज सूर्य महाराज दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, यानी कि मकर रेखा से कर्क रेखा पर प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे उत्तरी भारत में भी तापमान बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न वायुदाब का केंद्र पश्चिमोत्तर भाग में प्रबल हो जाता है, यानी कि तो परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो है हाई लो टेम्परेचर होता चला जाता है, यानी कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो जाता है। मार्च के महीने में तापमान के अचानक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वायु भार में परिवर्तन के साथ हवाओं के प्रभाव पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, जिसके बाद मैदानी भागों में पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। उत्तरी मैदान में मई के महीने में गर्म पवनें लू चलती हैं। तो देखिए गाइज, यानी कि उत्तरी मैदान में जो उत्तरी भारत है, उत्तरी मैदान में तो देखिए गाइज उत्तरी मैदान में मई के महीने में गर्म पवनें चलती हैं, जिनको हम लू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है गाइज, उत्तरी भारत में मई के महीने में कौन सी पवनें चलती हैं जिनका नाम स्थानीय भाषा में क्या है? तो स्थानीय भाषा में हम इन्हें लू कह देते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु। ठीक है गाइज, मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं अधिक गहराने लगती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होने लगती हैं। जब ये पवनें थल के ऊपर से गुजरती हैं तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। इन्हें ही दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में वर्षा दो शाखाओं में होती है। नंबर 1 यानी कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं तो उससे दो शाखाओं में बारिश होती है। नंबर 1 है आपका अरब सागर की शाखा, नंबर 2 है
बंगाल की खाड़ी की शाखा। अक्टूबर अक्टूबर और नवंबर के महीनों का मानसून के निर्वतन की ऋतु कहा जाता है। मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान तथा मध्यवर्ती उच्च भूमि से लौट चुका होता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तथा निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। नेक्स्ट, भारत के परंपरागत ऋतुएं। तो भारत की परंपरागत ऋतुएं देखते हैं गाइज। यानी कि परंपरागत मतलब जो पहले से ही हमारी परंपराओं में चली आ रही है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार वर्षा को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। तो वर्षा को यानी कि भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को यानी कि 6 भागों में बांटते हैं पूरे साल को। तो देखिए गाइज, ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने। तो गाइज देखते हैं बसंत। अब बसंत चैत वैशाख, तो भारत में कहते हैं चैत वैशाख। तो बसंत ऋतु जो आती है गाइज उसको हम चैत वैशाख कहते हैं। ये मार्च अप्रैल का महीना होता है। तो चैत वैशाख में मार्च अप्रैल का। ग्रीष्म, अब देखते हैं गाइज ग्रीष्म ऋतु। तो जेठ आषाढ़ यानी कि जेठ आषाढ़। तो देखिए गाइज ग्रीष्म ऋतु भारत में ज्येष्ठ और आषाढ़, मई और जून का महीना होता है। वर्षा देखते हैं श्रावण भाद्रपद। तो श्रावण भाद्रपद जुलाई अगस्त यानी कि इसको हम जुलाई अगस्त कहते हैं। शरद वर्षा ऋतु जो होती है श्रावण भादो जुलाई अगस्त तक। शरद आश्विन कार्तिक। तो शरद ऋतु जो है आश्विन और कार्तिक, भारत में आश्विन कार्तिक कहेंगे और अंग्रेजी के अनुसार सितंबर और अक्टूबर तक आश्विन कार्तिक रहता है। नेक्स्ट है हेमंत मार्गशीर्ष पौष। ठीक है गाइज, नवंबर दिसंबर तक रहती है। नेक्स्ट है शिशिर माघ फाल्गुन जनवरी फरवरी तक रहती है। यानी कि ठंड का ऋतु शिशिर जिसे हम कहते हैं कड़कती ठंड, तो ये जनवरी फरवरी पड़ती है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं वर्षा का वितरण। तो गाइज वर्षा का वितरण भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। यानी कि भारत में टोटल वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, अधिक वर्षा सबसे ज़्यादा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ यानी कि मेघालय की पहाड़ियों पर गारो खासी जयंतिया में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। मध्य वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र देखते हैं गाइज। तो न्यून वर्षा के क्षेत्र हैं आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यानी कि न्यून वर्षा कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र से लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आता है सबसे कम वर्षा राजस्थान है, सबसे ज़्यादा वर्षा तो कौन सा है गाइज? मेघालय है।
यानी कि गारो खासी जनते की पहाड़ियाँ हैं, चेरापूंजी और मौसिनराम। वर्षा की परिवर्तिता, तो भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तनता है। तो वर्षा की परिवर्तनता को अभिकल्पित करने के लिए फॉर्मूला देखते हैं गाइज, जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए गाइज, वर्षा की परिवर्तनता, तो वर्षा की परिवर्तनता मापने के लिए निम्नलिखित हम यानी कि सूत्र का उपयोग करते हैं। तो विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन और मध्य विचलन। विचलन गुणांक मानक विचलन ऑब्लिक मध्य माध्य गुणा 100। विचलन गुणांक का मान वर्षा के माध्यम से हुए विचलन को दिखाता है। कुछ स्थानों को वार्षिक वर्षा में 20 से 50% तक विचलन हो जाता है। जलवायु के भारत के जलवायु प्रदेश, अब देखते हैं गाइज भारत के जलवायु प्रदेश। तो भारत के जलवायु प्रदेश गाइज देखते हैं। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। यह विभिन्नताएं जलवायु के उप प्रकारों में देखी जाती हैं। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो कोपेन के अनुसार देखते हैं भारत के जलवायु प्रदेश। जलवायु के प्रकार क्षेत्र AMW, ए कैपिटल MW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, तो भारत का पश्चिमी तट है। AH शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। नेक्स्ट है AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है। नेक्स्ट आगे चलते हैं गाइज। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, पश्चिमी गुजरात पश्चिमी राजस्थान है। नेक्स्ट देखते हैं BWHW गर्म मरुस्थल, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। CWG शुष्क ऋतु, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है, गंगा का पूर्वी मैदान। ठीक है गाइज। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला अरुणाचल प्रदेश है। ध्रुवीय प्रकार, नेक्स्ट देखते हैं गाइज ध्रुवीय प्रकार। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं, तो ध्रुवीय प्रकार हैं ये गाइज। देखते गाइज महत्वपूर्ण शब्दावली। तो नंबर 1 है आपका गाइज मानसून, अरब भाषा के मौसम शब्द से प्रयुक्त, जिसका अर्थ होता है ऋतु। आज इस शब्द का प्रयोग पवन तंत्र की किस्म के लिए किया जाता है। चलने वाली हवाओं की दिशा पूर्णतः एक मौसम दूसरे मौसम तक निर्धारित होती रहती है। नंबर 2 देखते हैं गाइज। तो नंबर 2 है मौसम, वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं का योग है। तो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं का योग क्या कहलाता है? मौसम। जलवायु नंबर 3, किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालीन योग है। भूमध्य रेखीय द्रोणी, यह अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दूसरा नाम है। जेट प्रभाव, तो जेट प्रभाव देखते हैं नंबर 5 पे। तो जेट प्रभाव शक्तिशाली पश्चिमी पवनों जो लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के स्तर के साथ एकदम नीचे चलती हैं। जेट प्रभाव 150 से 500 किलोमीटर चौड़ाई में कुछ किलोमीटर गहरे होते हैं। अब देखते हैं गाइज इनकी गति स्तर 50 से 60 नॉट पर, कभी कभी 200 नॉट भी हो जाती है। सर्दियों में इनकी गति अधिक होती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं।
तो गाइज नेक्स्ट आगे देखते हैं दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ। तो दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी एशिया व मध्य सागर के निकट उत्पन्नता के कारण जो चक्रवात दिसंबर से फरवरी तक सक्रिय रहते हैं, जेट प्रभाव इन क्षेत्रों को भी भारी नुकसान पहुंचते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो गाइज बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला है। ठीक है गाइज, तो राइट आंसर क्या है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो 1/3 भूभाग पर भारत के 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो राइट आंसर आपका तीसरा वाला सही है। आगे देखते हैं गाइज दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? तो देखिए गाइज यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। तो यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है? विषम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर यानी कि तब निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो कोपेन के अनुसार यानी कि इस प्रकार की जलवायु भारत में कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर स्टार्ट हैं 30 शब्दों में देने गाइज। तो भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए गाइज 3 कारक देखते हैं। तो नंबर 1 है गाइज यानी कि वायु दाब तथा पवनें। ठीक है गाइज। नंबर 2 है जेट वायु धाराएं। नंबर 3 है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? सेकंड आंसर क्वेश्चन है। तो देखिए विषुवत वृत्त उसके पास निम्न वायुदाब आरोही वायु का क्षेत्र अंत कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इन क्षेत्रों में वायु ऊपर उठने लगती है। कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मानसून प्रेसफोर्ट से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाली स्थान का नाम बताएं। तो गाइस देखिए वर्षा ऋतु अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में जब अचानक वर्षा होती है तो बिजली तथा बादलों की गर्जन भी होती है। तीव्रता के साथ वर्षा होने लगती है। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों का चलना, वर्षा होना मानसून प्रस्फोट कहलाता है। भारत में मेघालय राज्य में स्थित मौसिनराम सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। जलवायु प्रदेश क्या हैं? कोपेन की पद्धति के आधार पर कौन कौन से हैं? तो वह क्षेत्र जिनमें सामान्य जलवायु दशाएं, तापमान, वर्षा पाई जाती है जलवायु प्रदेश कहा जाता है।
जलवायु प्रदेश में जलवायु दशाओं की एकरूपता जो वास्तव में जलवायु कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को आधार माना है। कोपेन ने भारत को तापमान व वर्षा के आधार पर 8 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। क्वेश्चन आता है गाइज, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो राइट आंसर पर टिक करेंगे 8। नंबर 5, उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसल बोने जाने किसानों को किस प्रकार की चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसल बोने के समय शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा प्राप्त होती है। ये चक्रवात पूर्वी मध्य सागर से आते हैं। इनको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। पूर्व की ओर चलते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। सर्दियों में भारत में वर्षा करते हैं तो रबी फसल की बुवाई में उपयोगी होती है। नंबर 3, भारत में मानसून की जलवायविक प्रवृत्ति देश की जलवायु में एक प्रकार का ऐक्य प्रकट करती हैं। यद्यपि भारत में बहुत सी जलवायु संबंधी प्रादेशिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए केरल और तमिलनाडु की जलवायु उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार से भिन्न है, जबकि सारे देश में मानसूनी जलवायु कही जाती है। जलवायु तत्वों में तापमान एवं वर्षा के वितरण में इस प्रकार की जलवायु संबंधी विभिन्नताएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में तापमान ग्रीष्म ऋतु में 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, जबकि इसी समय अरुणाचल प्रदेश में तवांग व तापमान केवल 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा के वितरण में भी इस प्रकार की विभिन्नताएं देखी जाती हैं। मेघालय के चेरापूंजी मौसिनराम में वार्षिक वर्षा 1354 सेंटीमीटर होती है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसून के आधार पर देश के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यों व सांस्कृतिक विशेषताओं में पर्याप्त समानताएं व्याप्त हैं। भारतीय मानसून विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? भारत में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वर्ष में निम्नलिखित 4 प्रकार के मौसम होते हैं। ठीक है गाइज, नंबर 1 शीत ऋतु, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, मानसून के निर्वर्तन की ऋतु। तो देखते हैं गाइस, शीत ऋतु। भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ मध्य नवंबर से होता है। इस समय उत्तरी भारत में तापमान में गिरावट आरंभ हो जाती है। उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। जनवरी फरवरी रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब राजस्थान में हिमांक से भी नीचे चला जाता है। दक्षिणी भारत में सर्दी की ऋतु नहीं के बराबर होती है। तापमान बहुत कम रहता है, तटीय प्रदेशों में बहुत कम रहता है। त्रिवेंद्र का तापमान जनवरी में 31 डिग्री तक रहता है। जून में 29 डिग्री तक रहता है। शीत ऋतु में पवनें उत्तर पश्चिम में दक्षिण को चलती हैं, यानी कि शीत ऋतु में पवनें उत्तर पश्चिम से शीत ऋतु में जो पवनें हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण को चलती हैं। वायुदाब कम रहता है। शीत ऋतु में वर्षा अल्प होती है। इस समय उत्तरी भारत में वर्षा शीतोष्ण चक्रवात, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती हैं।
आगे देखते हैं गाइज। तो गाइज आगे देखते हैं परियोजना क्रियाकलाप। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। यानी कि गाइज करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करते रहें। जीवन एक संघर्ष है और जीवन एक चुनौती है। तो नंबर 1 एक्सपेरिमेंट आपका करके देखना है। शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र, ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा, ठीक है, ग्रीष्म प्रतिशत 50% से अधिक वर्षा की परिवृता वाले क्षेत्र, जनवरी माह में 15 डिग्री सेल्सियस कम तापमान वाले क्षेत्र ढूंढने हैं। भारत पर 100 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा। अध्यापक की सहायता से विद्यार्थी यानी कि स्वयं करना है। आपको किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट। ठीक है गाइज, तो देखिए, और प्लीज़ गाइज नोट्स ज़रूर बनाएं, अपने जो जीवन भर काम आए, बच्चों के भी काम आए। ठीक है गाइज, अच्छे से पदों पर आप सफलता पाएं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। और बीच बीच में मोटिवेशनल, बीच बीच में आपको नेचुरल ड्रग्स के बारे में, यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में, औषधियों के बारे में आपको बताता रहूँगा गाइज। तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑल प्रेस करें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें गाइज। और मैं आपके कमेंटों का इंतज़ार करूंगा गाइज। दिल से आपका आंसर यानी कि रिप्लाईज करूंगा, मैं वापस करूंगा। कोई कमी है, गलती है गाइज, तो हाथ जोड़कर सॉरी। आप सारी कमियां मुझे अपनी एक्सेप्ट हैं। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत।